हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपनी पिछली क्लास में बायो का आपका पहला चैप्टर चालू कर दिया था, उसका पहला लेक्चर आपको उपलब्ध करवा दिया है। वहां पर मैंने आपसे जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम और पोषण से संबंधित जो बातें थी उनका डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था, है ना। उसके जो बाद है अगला टॉपिक जो आपका उसके बाद आएगा, वो आपका रहता है सजीवों में पोषण, है ना। सजीवों में पोषण की बात आएगी। अब देखिए सजीव में पोषण क्या है, पेड़ पौधे भी आते हैं, जंतु भी आते हैं, भाई जानवर भी हैं, पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं। तो इसी आधार पर ये दो प्रकार का होता है सजीवों में पोषण। देखिए जैसे एक तो पेड़ पौधों में पोषण हो सकता है, दूसरा जंतुओं में पोषण हो सकता है। अब पेड़ पौधों में जो पोषण की प्रक्रिया होती है उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ठीक, तो पेड़ पौधों में जो पोषण की प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये देखिए, तो पेड़ पौधों में जो पोषण की प्रक्रिया होगी, भाई पोषण क्या होता है, भोजन बना करके उसका उपयोग करेंगे, अपनी वृद्धि और विकास करेंगे, जैविक क्रियाओं को संचालित करेंगे, यही पोषण होता है कि नहीं। तो यहाँ पर पेड़ पौधों में जो पोषण की प्रक्रिया है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण। इधर जब आएंगे तो जंतु दो प्रकार के हो सकते हैं, एक सूक्ष्म जीव हो सकता है और एक बड़े जीव हो सकते हैं, जैसे मनुष्य वगैरह। ठीक, तो जंतुओं में हम जैसे देखते हैं तो यहाँ पर एक मिलते हैं आपको सूक्ष्म जीव, एक तो आपको सूक्ष्म जीव मिल जाएगा और दूसरा क्या मिलेगा, जैसे मनुष्य मिल जाएगा, है ना। भाई ये सूक्ष्म जीव में जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, है ना, ये सब इसमें आ जाते हैं सूक्ष्म जीवों में। ठीक, और इसमें यह भी ध्यान रखिए कि जो आपकी एनसीईआरटी किताब में सिलेबस में दिया है, केवल एक सूक्ष्म जीव के बारे में दिया है, वो है अमीबा। अमीबा के बारे में पोषण की प्रक्रिया आपके सिलेबस में दी गई है, तो उसके बारे में पढ़ना भी है। ठीक, तो सूक्ष्म जीव में आपको जो पढ़ना है उसको मैं केवल बता रहा हूं। एक है आपका अमीबा, ठीक, अमीबा। और अमीबा में जो पाचन की प्रक्रिया है वो कैसी होती है, कल के पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अमीबा में कैसा पोषण होता है, तो प्राणी संपोषण होता है, प्राणियों के जैसा, यानी जैसे मनुष्य में होता है वैसे अमीबा में भी होता है पाचन या पोषण। ठीक, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं उसको। ठीक, तो अगर इसमें बात कर ली जाए तो इसमें जो आपका पोषण होता है वो कैसा होता है, प्राणी सम, है ना। इसमें प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण होता है और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पाचन। ठीक, डाइजेशन। ठीक, तो प्राणी संपोषण होता है, उस प्रक्रिया में शामिल क्या है इसमें, तो डाइजेशन है, पाचन है। ठीक, मनुष्य में देखते हैं तो मनुष्य में क्या है, तो मनुष्य में सीधा आपका नाम है पाचन, वही डाइजेशन है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, पाचन की प्रक्रिया हो जाती है, ये देखें। ठीक, तो मनुष्य में जो पोषण होता है वो पाचन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। सूक्ष्म जीवों में जो पोषण होता है वो जैसे आपका अमीबा इसका उदाहरण है। ठीक, उसमें पोषण कैसा होता है, तो प्राणी संपोषण होता है। ठीक, और किस प्रक्रिया के तहत होता है, तो वो होता है पाचन के तहत। देखिए यहां भी पाचन है, यहां भी पाचन है। ठीक, क्योंकि ये इसी के जैसा पोषण करेगा, तो इसलिए यहां भी क्या हो जाएगा, पाचन। बाकी पेड़ पौधों में आपका क्या है, प्रकाश संश्लेषण है। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक करके मैं डिस्कशन आपसे करता हूं। तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं एक एक के विषय में। तो सबसे पहले पेड़ पौधों में पोषण देखना है, और पेड़ पौधों में पोषण की प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहते हैं इसको। ठीक, तो बहुत आसान से डिफिनेशन है, क्लास 6, 7, 8 में आपने साइंस में पढ़ा होगा इसको। तो जो आपको डिफिनेशन पता है आप उसको याद रखिए, आप एग्जाम में वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई गलत, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर आपको जानना है परिभाषा तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा उसका लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, भाई उसमें 2-4 शब्द और जुड़ जाएंगे। भाई 6 में थी तो कुछ थोड़ा सा और थी, 7 में आए तो हल्का सा हो सकता है बदली हो, 8 में आए तो और थोड़ा सा हो सकता है उसमें कुछ ऐड हुआ हो। लेकिन जब यहाँ कक्षा 10 में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल ही थोड़ा सा चेंज हो जाती है, ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का चेंज हो जाएगी। ठीक, होगा क्या, तो इसकी परिभाषा में क्या लिखा जाएगा, तो परिभाषा मैं आपको बता दूंगा, आप उसको लिख लीजिएगा।
वीडियो रिपीट करके लिख लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये बहुत सामान्य सी डिफिनेशन है, अगर ये नहीं आती होगी तो फिर आपने साइंस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो देखिए क्या है ये, तो इसमें लिखा जाएगा कि वह जैव रासायनिक प्रक्रिया, है ना, यही चालू करेंगे, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक, तो वह जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा, वह जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे, है ना, ध्यान सुनिएगा, वह जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, है ना, इस उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बस यही लिख देना है, यानी वह जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे, है ना, क्लोरोफिल, है ना, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक, तो मैंने बता दिया है, आप इसमें थोड़ा सा हेर फेर करके अपने हिसाब से समझ के लिख सकते हैं, है ना, कि वह जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, या उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक, तो ये आपको जनरल सी बात इसमें लिख देनी है। उसके बाद एक बात इसमें और आएगी, इस बात का जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि प्रकाश संश्लेषण एक किस प्रकार की अभिक्रिया है। मैंने आपको पढ़ाया था कि जैव रासायनिक प्रक्रियाएं आपकी दो प्रकार की हो सकती हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस बताया था पिछले वीडियो में, अगर आपने उसको देखा होगा तभी उसका आंसर दे पाएंगे, या फिर आपने पहले कहीं पढ़ रखा हो तब उसका आंसर दे पाएंगे। तो बिहार आपको पता होना चाहिए, आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। मैंने आपको दो अभिक्रियाएं पढ़ाई थी, एक अपचयी एक उपचयी, यानी कैटाबोलिक और एनाबोलिक, दो पढ़ाई थी, उसमें से आपको बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक, तो ये परिभाषा मैंने आपको बता दी। अब बात आती है इसकी रिएक्शन की। रिएक्शन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, परिभाषा एक बार भले भूल जाओ लेकिन रिएक्शन नहीं भूलिएगा। ठीक, तो देखिएगा ध्यान से इसको, तो 6CO2 प्लस 12H2O और यहां पर लिखेंगे HNu। ये HNu सूर्य के प्रकाश का सिंबल है, ये हिंदी में लिख सकते हैं, एरो के ऊपर लिख लीजिएगा हिंदी में सूर्य का प्रकाश। ठीक, या इसका सिंबल बना लीजिए HNu, और नीचे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्लोरोफिल। ये देखें, हाँ, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का होना अनिवार्य है, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो क्लोरोफिल हो जाएगा और यहाँ पर सनलाइट हो जाएगी, सनलाइट का होना भी आवश्यक है ना। तो यहाँ पर क्या है, तो क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट, अब बनेगा क्या आपका, तो ग्लूकोज बनेगी आपकी, और क्या बनेगा, तो ऑक्सीजन बन जाएगा, यानी ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगी और जल बन जाएगा। ठीक, बस यही आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है। ठीक, और क्या बनेगा, तो आपकी ऑक्सीजन गैस बनेगी। ठीक, 6O2, और क्या बनेगा, साथ साथ जल बनेगा, तो यहां पर 6H2O। ठीक, ये देखिए बन जाएगा, तो ऑक्सीजन गैस बनेगी और यहां पर आपका क्या है, वाटर बन जाएगा। ठीक, नाम लिख लीजिएगा, ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है, और ये तो जानते हैं जल है, ऑक्सीजन जल जानते ही, ये लिख लीजिएगा ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का छोटा सा रूप होता है। ठीक, सरल अणु होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक, तो ये प्रक्रिया होती है सनलाइट में, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। ठीक, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। तो ये तो इसकी रिएक्शन हो जाएगी, इस रिएक्शन को जरूर याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद इसमें बात आती, कभी कभी प्रश्न ये आता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली
घटनाएं लिखिए। तो कौन कौन सी घटनाएं हैं उनके बारे में आपको पता होना अनिवार्य है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न वहां से भी निकलता है। ठीक, तो यहां पर मैं लिख देता हूं और फिर उसके बाद इसको समझा देता हूं आपको। तो चलिए देखिएगा इसको। चलिए तो देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली कौन कौन सी घटनाएं हैं, और यहां से कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकल आता है। तो देखिएगा यहाँ पर, ठीक, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं। तो नंबर फर्स्ट कहता है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। यानी क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल सन से आने वाली लाइट को यानी सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है। तो पहला काम तो ये हो जाएगा कि प्रकाश को अवशोषित करेगा क्लोरोफिल। ठीक, उसके बाद प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। देखिए सनलाइट को किसमें बदल दिया था, केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में। तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक, उसके बाद जल के अणुओं का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में टूटना। यानी जो जल का अणु है H2O, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, टूट जाता है। देखिए ऑक्सीजन ये निकल रही है ना, ये कहां से आई है, ये जल से आई है। तो ये प्रश्न एग्जाम में बनता है ना, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण कैसे होता है। तो चार ऑप्शन में दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से, जल के ऑक्सीकरण से, है ना, सूर्य के प्रकाश से, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इस तरीके का जो प्रश्न है वो बनाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि जल के ऑक्सीकरण से यानी वाटर के ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑक्सीजन कहां से मुक्त होती है। तो ऑक्सीजन जल के ऑक्सीकरण से मुक्त होती है, ये जल के ऑक्सीकरण से निकलती है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में बदलना। कार्बन डाइऑक्साइड किस में बदल जाता है, ग्लूकोज के अंदर। तो ये भी प्रश्न बनता है कि ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है। तो चार ऑप्शन वहां भी देता है, जल के ऑक्सीकरण से, कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से, है ना, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा ग्लूकोज का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से होता है। तो जल के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये दो प्रश्न याद कर लीजिएगा, एग्जाम में छप जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में छपते रहते हैं, है ना। तो ये हो जाएंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं। तो फाइनली आपकी जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस क्या होती है, अभिक्रिया क्या है, घटनाएं कौन कौन सी हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया है। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम जंतुओं में पोषण, है ना, उसका डिस्कशन आपसे आगे करते हैं। तो चलिए अब यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन इन अमीबा। मैंने बता दिया था कि जंतुओं में जैसे अमीबा था सूक्ष्म जीव के तौर पर अमीबा आपके सिलेबस में दिया गया है, और बड़े जीवों में आपका मनुष्य में पाचन दिया गया है। तो उसका डिस्कशन बाद में कर लिया करेंगे। ठीक, आज डिस्कशन यहाँ पर इसका करना है अमीबा में पाचन, यानी डाइजेशन इन अमीबा। अब यहाँ पर देखिए कुछ बातें लिखी हुई। सबसे पहले ये आपको जानना चाहिए, अमीबा एक कोष की सर्वाहारी जीव होता है। सर्वाहारी का मतलब क्या है कि ये जो है आपका पेड़ पौधों को भी खा सकता है और सूक्ष्म जीवों को भी खा सकता है ना। और ये आपको पता है कि अमीबा का कोई आकार नहीं होता, तो बहुत सारे पहले पढ़ा होगा आपने, है ना, कि अमीबा का कोई भी आकार नहीं होता। आप इसको किसी भी आकार का बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो लिखा है कि भोजन के पाचन के लिए इसमें विशिष्ट अंग नहीं होते, यानी भोजन के पाचन के लिए इसमें विशिष्ट अंग नहीं होते। विशिष्ट अंग का मतलब जैसे मनुष्यों में अमाशय होता है ना, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, ग्रास नली होती है ना, मुंह होता है। ये सब क्या होते हैं, विशिष्ट अंग मनुष्यों में होते हैं। तो विशिष्ट अंग मनुष्यों के जैसे अमीबा के अंदर नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें ये अंग नहीं होते हैं। ठीक, फिर आगे देखिए लिखा कि अमीबा में पोषण निम्न चरणों में संपन्न होता है या निम्न चरणों में होता है। कौन कौन से स्टेप हैं, तो पहला है अंतः ग्रहण, इंजेक्शन कहते हैं इसको। अंतः ग्रहण का मतलब ये क्या करेगा, भोज्य पदार्थ को अंदर ग्रहण करेगा, अंतः ग्रहण करेगा। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है, उसका डाइजेशन होगा, जो ग्रहण किया है उसका पाचन होगा।
थर्ड नंबर, उससे जो पोषक तत्व होंगे उनका अवशोषण होगा, यानी वो पोषक तत्व शरीर में मिल जाएंगे, कोशिकाओं में मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद स्वांगीकरण होगा। स्वांगीकरण का मतलब यह है कि जो पोषक तत्व हैं पूरी तरीके से कोशिकाओं में मिल जाएंगे, शरीर में लग जाएंगे, ये कह दीजिए। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है कि बहिक्षेपण। बहिक्षेपण का मतलब है जो अपशिष्ट पदार्थ बनेगा उसको बाहर। तो उसके बाद फिर देखिएगा, अब यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि स्टेप क्या क्या होते हैं, डायग्राम में भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये आपका अमीबा रहा, और यहाँ पर देखिए क्या इसमें केंद्रक है आपका, ये केंद्रक बना हुआ है, और यहाँ पर क्या है, ये कूटपाद इनको कहते हैं। उंगली की भी संरचनाएं जो होती है उनको कूटपाद कहा जाता है। ठीक, इसमें भरा हुआ इसका जो कोशिका द्रव्य है या अंतः द्रव्य कह सकते हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एंजाइम भरे हुए होते हैं जो भोजन को पचाने का काम कर देते हैं। ठीक, तो बहुत खतरनाक टाइप के एंजाइम अमीबा के अंदर भरे हुए होते हैं। ठीक, और बीच में केंद्रक है, वो देखे रहे, ये क्या है, तो ये है भोजन का कण। तो मान लिया यहाँ पर कोई भोजन का कण है और ये अमीबा क्या करेगा, इस कण को खाना चाहता है, तो ये अपने आकार में क्या करेगा, परिवर्तन करता है ना भाई। पकड़ता है कैसे, भोजन को अपने आकार में परिवर्तन करेगा, भोजन के कण को घेर लेगा, चारों तरफ से घेर लेगा और उसको अपने कोशिका द्रव्य में मिला लेगा, अंतः द्रव्य में मिला लेगा। वहां पर खाद्य रिक्तिका बन जाएगी और भोजन का कण उसके अंदर चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए भोजन का कण अपना आकार परिवर्तित कर, इस सिस्टम में दिखाया गया कि आकार परिवर्तित कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, ये देखिए, ठीक, ये भोजन के कण को घेरने लगा। घेरने के बाद लास्ट वाले स्टेप में देखो, यहाँ हल्की हल्की क्या रिक्तिका, अंदर आ गया ये भोजन का कण और बाहर की ओर देखिए एक रिक्तिका बन गई, हल्की डॉट डॉट। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर आ गया, और लास्ट स्टेप में देखिए पूरी तरीके से ये खा गया, चला गया इसके अंदर। अगर दिखाना चाहे, बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं पर आप इसको दिखा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये आपका इस तरीके से भोजन को ग्रहण करता है। ठीक, तो यहाँ पर ये भोजन को ग्रहण करने की एक प्रक्रिया छोटी सी समझाई गई है, इसके स्टेप नहीं है ना, कि ये जो पांचों स्टेप लिखे हुए हैं इनके हिसाब से ये डायग्राम नहीं है, ये केवल आपको दिखाया गया कि ये कैसे भोजन को खा लेता है। स्टेप तो आपके ये लिखे हुए हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद इनकी जो थ्योरी है और इसका जो डायग्राम है, तो पहले आप इसका एक डायग्राम देख लीजिए, एनसीईआरटी किताब में आपके बना हुआ है, वो देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर बन करके आ गया आप इस डायग्राम को। तो डायग्राम को चाहे आप यहाँ से बना लीजिएगा, चाहे जो मैंने बनाया वहां से बना लीजिए, जहां से आपको अच्छा लगे, समझ में आ जाए, वहां से आप इसको बना सकते हैं। तो डायग्राम का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, है ना। मान लीजिए जहां से भी आप लेना चाहते हैं, इसको बनाना चाहते हैं तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। तो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब ये जो पांचों स्टेप हैं इनकी जो थ्योरी बनती है, इसमें लिखा क्या जाएगा, तो अगर पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है तो स्क्रीन पर थ्योरी आपके लिखी हुई है, इसको देख लीजिए, मैं पढ़ करके बता देता हूँ। सबसे पहला देख लीजिएगा, लिखा हुआ है अंतःग्रहण, है ना। अंतर्ग्रहण भी कर सकते थे, लेकिन चलिए यहाँ पर अंतःग्रहण लिखा था, अंतःग्रहण ही कर दिया है, इंजेक्शन कहते हैं इसको। ठीक, तो इसमें क्या लिखा कि अमीबा में उंगली के आकार के प्रवर्ध है। प्रवर्ध का मतलब होता है उभार, उभार कहते हैं, बाहर निकले हुए, ठीक, होते हैं, जिन्हें कूटपाद कहते हैं। इसमें देख रहे हैं कूटपाद बने हुए हैं ना, उंगली की संरचनाएं जो होती हैं उन्हीं को कूटपाद कहते हैं। यह कूटपादों के द्वारा ही भोजन को पकड़ता है। तो भोजन को किसके, कूटपादों के द्वारा ही पकड़ता है, ये यानी ग्रहण करने का काम करेगा। ठीक, सेकंड देखिए लिखा पाचन। तो खाद्य रिक्तिका में ट्रिप्सिन पेप्सिन एंजाइमों द्वारा भोजन का पाचन होता है। कहता है खाद्य रिक्तिका है जिसका कोसा द्रव्य है ना, यहाँ पर क्या है, एंजाइम पाई जाती है। कौन, जैसे नाम बताया गया, पेप्सिन ट्रिप्सिन, इन एंजाइमों के द्वारा इसका पाचन हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना कि ज्यादा बड़ी थ्योरी नहीं है, पाचन में आपको ये बात लिख देनी है। उसके बाद अवशोषण, खाद्य रिक्तिका में पचा हुआ भोजन अंतः द्रव्य में समाहित हो जाता है, मिल जाता है। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा इसका अवशोषण, यानी जो पचा है उस भोजन का अवशोषण हो जाएगा। उसके बाद स्वांगीकरण, एसिमिलेशन कहते हैं इसको। ठीक, अवशोषित भोज्य पदार्थ कोशिका द्रव्य का हिस्सा बन जाता है, जिसे स्वांगीकरण कहते हैं। कहता है कि जो भोजन अवशोषित हुआ है वो कोशिकाओं में पूरी तरीके से मिल जाता है, इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगला लास्ट है बहिक्षेपण। अपचित भोज्य पदार्थ अमीबा की शारीरिक सतह से बाहर निकल जाता है, जिसे बहिक्षेपण कहते हैं। यानी जो अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल, जो पाचन वाचन के बाद वेस्ट मटेरियल बचेगा, वो कहां से निकल जाएगा, अमीबा की सतह से ही बाहर की ओर निकल जाता है। ठीक, तो ये आपका हो जाता है अमीबा में पाचन। पांचों स्टेप जो थे उसका डायग्राम भी मैंने दिखा दिया, और ये स्टेप में जो लिखना है थोड़ा बहुत वो मैंने आपको भी यहाँ पर दिखा दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है कि जंतुओं में आपका पाचन, और जिसमें मैंने आपको पढ़ाया अमीबा में पाचन, ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक। और इसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा हमारा मनुष्य में पाचन, तो उसका डिस्कशन करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि आप लोग जब शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, है ना, जिससे हम आपके लिए वीडियोज प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।